हाय गाइस, और बताइए कैसे हैं सब बढ़िया। आई होप कि आप सब बढ़िया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं राजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आज हम लोग लेकर आए हैं 11th चैप्टर का 11th चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम बता दिए थे सिस्टम ऑफ यूनिट। आज हम लोग करेंगे इसी में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, या बेस यूनिट कह दो या फिर स्टैंडर्ड कह दो, कुछ भी कह दो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट कहने का मतलब यूनिट का लक्षण है ना, मतलब ये होना चाहिए। जैसे हम बताए थे कि एफपीएस क्यों वैलिड नहीं हुआ, मतलब क्यों अप्लाई नहीं होता, क्यों उसको हटा दिया गया, क्योंकि वहाँ पर आया था कि एफपीएस सिस्टम जब हम लेकर चलते हैं तो वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमको संडे को ज़मीन को नापना हो, मेज़र करना हो, तो हम नहीं मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उस दिन वो छुट्टी ले रखे हों, क्योंकि उस वक्त जो राजा होते थे उस जगह का उन्हीं के द्वारा वहाँ पे मेजरमेंट किया जाता था ज़मीन को। तो इजीली अवेलेबल नहीं होना, वेल डिफाइंड नहीं होना, है ना, इजी टू अवेलेबल नहीं होना, इनवेरिएबिलिटी होना, मतलब वेरिएबल होना। जैसे कि हो सकता है कि जब राजा जो वहाँ के राजा होंगे, हो सकता है उनका डेथ हो गया हो और उनका बेटा का पैर छोटा हो गया हो, तो वो मेजर सेम ज़मीन को अगर करेंगे तो क्या वो ज़मीन कम जाएगा, तो इससे क्या होता है, लड़ाई होगा, पूरा झगड़ा होगा, इस तरीके का चीज़ मैटर आने लगता है। तो लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट ये बोला कि ये जो है ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन होना चाहिए जो भी आप यूनिट ले रहे हैं, वेल डिफाइन यूनिट, मतलब ये ऐसा लिख सकते हो स्टैंडर्ड यूनिट, जो स्टैंडर्ड हम लोग माने हैं ना, बेस यूनिट बोल दो, बेस यूनिट बोल दो, ठीक है। तो वेल डिफाइन होना चाहिए भैया। सबसे पहले बात क्या होना चाहिए यहाँ पर, वेल डिफाइंड होना चाहिए। सबसे पहले वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब जहाँ पर अगर लेंथ हो तो लेंथ जैसा चीज़ ही लगे वो स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे लेंथ को मेजर कर रहे हो तो ऐसा नहीं मास वाला स्टैंडर्ड बना दो, ऐसा गोला वाला स्टैंडर्ड बना दो। अगर लेंथ जैसा मेजरमेंट है तो लेंथ जैसा ही हमारे पास स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो वही बोला गया वेल डिफाइंड। दूसरा जो बोला गया एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ये क्या होता है, मतलब इंटरनेशनल वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जो आप भी स्टैंडर्ड ले रहे हैं, जो भी स्टैंडर्ड यूनिट मान रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे कि आप 1 मीटर लिए, आप 1 मीटर लिए तो इतना को 1 मीटर लिए, तो ऐसा नहीं कि कोई और आके बोल दिया इतना को 1 मीटर, नहीं, वो 1 मीटर इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अपना मन से कुछ भी नहीं मानना चाहिए, वो हमेशा क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तीसरा जो यहाँ पर हो जाएगा आपका इनवेरिएबिलिटी, इनवेरिएबिलिटी मतलब वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वेरिएबल कहने का सेंस क्या, कि वही आज 1 मीटर है, अगला दिन वो जैसे मान लो गर्मी के दिन में वो 1 मीटर इतना था, अब ठंडा के दिन में क्या हो गया, वो सिकुड़ जाएगा, तो एक हो सकता है 1 मीटर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए कि उसका जो डायमेंशन है उसमें कोई चेंज नहीं आए। जैसे कि राजा जब थे तो उनका जब वो डेथ खुद कर जाते थे, तो उनका जब बेटा आते थे तो बेटा जो पैर छोटा हो जाता था, तो देखिए वहाँ पे वेरी कर जा रहा था, जिससे हम लोगों को दिक्कत हो रहा था। यहाँ पर वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बेस यूनिट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये होना चाहिए कि वो इनवेरिएबिलिटी होना चाहिए। अभी जो भी बना के रखा गया है 1 मीटर, जो भी जो नासा का म्यूजियम में है, वो 1 मीटर जो भी बना के रखा गया है वो ऐसा मटेरियल से बना हुआ है जिसका डायमेंशन, मतलब जिसका लेंथ जो है ऐसा नहीं कि ठंडा के दिन में वो कंप्रेस कर जाएगा और गर्मी के दिन में वो इलोंगेट कर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो वहाँ पर। वो एकदम फिक्स है, चाहे वो ठंडा का मौसम हो चाहे वो गर्मी का मौसम हो। एंड चौथा कन्वेनियंस इन यूज, कन्वेनियंस इन यूज मतलब यूज करने में आसान हो। कन्वेनियंस इन यूज मतलब अगर हमको इजीली अवेलेबल हो। जैसे अगर हमको अभी ज़मीन नापना हो तो क्या हम डायरेक्ट हमारे पास अपना दुकान में अवेलेबल होता है, जाएं वहाँ पर और मांगे कि ज़मीन मेजर करने के लिए हमको टेप चाहिए, तो वो आपको टेप दे देगा।
है ना, वहाँ से आसानी से अवेलेबल हो जाता था। पहले क्या दिक्कत आता था कि जब आप जाते थे, क्योंकि राजा महाराजा के द्वारा मापा जाता था, मेजर किया जाता था, तो जब आप जाते थे तो हो सकता है कि उनका उस वक्त कोई काम हो जिसके कारण वो नहीं आते थे, तो हमको यूज करने में आसान नहीं होता था, इजीली अवेलेबल नहीं होता था। पर अभी अगर कोई भी दुकान में जाएं, आप इंच टेप मांगे, मतलब मेजर करने वाला मांगे, ज़मीन को मेजर करने वाला या किसी भी चीज़ को मेजर करने वाला, चाहे मास का मेजरमेंट हो, चाहे लेंथ जैसा मेजरमेंट हो, आप यहाँ से अवेलेबल इजीली हो सकता है। तो ये जब चारों होता है तभी वो स्टैंडर्ड यूनिट में जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट नाम होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट है। ये चारों वैलिड होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, मतलब इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इनवेरिएबिलिटी होना चाहिए, मतलब वेरी नहीं करना चाहिए, और कन्वीनियंस इन यूज होना चाहिए, मतलब आसानी से यूज करने आना चाहिए। कैसे होगा? आसानी से यूज करने आना, मतलब अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो। कन्वीनियंस इन यूज का मतलब आसानी से हमको मिल जाए ताकि हम इजीली मेजर कर सकें। तो ये था यूनिट के बारे में। हम लोग उसी तरीक़े से हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं डायमेंशन। तो इसको डेफिनेशन लिखाने से पहले इसमें थोड़ा सा समझते हैं। डायमेंशन में जो है मास को हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल एम के टर्म में लिखते हैं, है ना। इसका डेफिनेशन लिखाएंगे समझा के, पहले थोड़ा सा देख लो। लेंथ को हम क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। और यहाँ पे टाइम को क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं। एंड यहाँ पर क्या होता है? करेंट। तो करेंट को क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं, या फिर ए भी लिखते हैं भाई। करेंट को आई और ए दोनों लिखा जाता है। टेम्परेचर को क्या लिखा जाता है? टेम्परेचर को अगर डायमेंशन फॉर्म में देखा जाए तो क्या लिखा जाता है? के, और क्या लिखा जाता है? थीटा। ये लिखा जाएगा दोनों टेम्परेचर को। उसी तरीक़ा से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या लिखा जाता है? अमाउंट ऑफ, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है भैया? मोल लिखा जाता है। एंड लुमिनस इंटेंसिटी को क्या लिखा जाता है? लुमिनस इंटेंसिटी को क्या लिखा जाता है? तो इसको क्या लिखा जाता है? कैंडेला, जिसको हम CD से डिनोट करते हैं। सर तो ऐसा यूनिट में भी तो यही लिखा जाता है। असलियत में कई बार तुमको मिलेगा कि ये डायमेंशन इसका नहीं लिखा हुआ मिलेगा, और कई बार जब डायमेंशन लिखा हुआ भी मिलेगा तो इसके टर्म में ही लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहले इसका तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कभी भी डायमेंशन लिखने के लिए, कभी भी नहीं। हमेशा ऑप्शन में अगर मोल का वर्णन कर दिया, मोल का विस्तार रूप से उसमें लिख दिया है कि मोल भी काउंट किया जा रहा है यूनिट में, ऑप्शन में, तो हम इसको कंसीडर कर चलेंगे डायमेंशन में। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम लोग इतना से काम चला लेंगे। तो सबसे पहले डायमेंशन जब भी लिखना हो तो इतना ही टर्म आएगा हमारे पास। टोटल कितना टर्म आता है? 7 टर्म आता है। 7 फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास। कितना हुआ? 4 3 7 है, क्योंकि पूरा फिजिक्स तो ये 7 से ही बनने वाला है। तो भाई कोई भी फिजिक्स का आप फिजिकल क्वांटिटी उठा लें, कोई भी मतलब क्वांटिटी उठा लें, तो यही इसी से बनेगा। और जब इससे बनेगा तो भाई डायमेंशन जब भी लिखने के लिए बोलेगा तो मास के जगह m लिख देंगे, लेंथ के जगह कैपिटल A, टाइम के जगह t, करेंट के जगह I और A, टेम्परेचर के जगह K और थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के जगह मोल, एंड लुमिनस इंटेंसिटी की जगह क्या लिख देंगे? कैंडेला लिख देंगे। ठीक है। तो ये रियलिटी में हो क्या रहा है समझते हैं इस चीज़ को, कि मास ए वाला जो कहानी है हमारा क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्या बोला गया कि जैसे मान लेते हैं, बोला गया कि एरिया का डायमेंशन लिखें। तो एरिया क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या लेंथ इंटू क्या होता है? ब्रेथ होता है। भाई लेंथ इंटू क्या होता है? ब्रेथ। अच्छा, ये लेंथ का डायमेंशन अभी क्या लिखे? L, और ब्रेथ का भी क्या लिखे? L। तो यहाँ पर क्या हो गया? L का स्क्वायर। ध्यान से समझे, ये क्या हो गया? L का स्क्वायर। भैया ये डायमेंशन एरिया का लिखा गया। उसी तरीका से अगर हम बोले वॉल्यूम का, अभी डेफिनेशन नहीं लिखवाएं, डेफिनेशन अभी लिखवाएंगे तो गड़बड़ाना मत। भाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, भाई ये भी इसका डायमेंशन क्या होगा? L होगा, है ना। ये ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं, इसको डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। ब्रैकेट में बंद करना क्या कहलाता है? डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है, हालांकि ये बाद में बताएंगे। ब्रेथ भी लेंथ जैसा चीज़ है तो यहाँ पे भी क्या होगा? L होगा। हाइट भी लेंथ जैसा चीज़ है तो यहाँ भी क्या होगा? L होगा। तो ऑब्वियस है यहाँ पर क्या हो गया? L3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे यहाँ पर देखो हो क्या रहा है,
क्या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं और उसको किसके टर्म में लिख रहे हैं, फंडामेंटल के टर्म में लिख रहे हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल के टर्म में तो उसको कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये जो कितना टाइम्स बता रहा है, कितना टाइम्स फंडामेंटल रिपीट हो रहा है, ये जो टाइम्स है, ये जो पावर है, ये कहलाता है डायमेंशन आपका। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, यहां पर ये फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर बोला गया कि कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी लीजिए, अगर उसको आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिख रहे हैं, देखिए कोई भी आप ले लीजिए फंडामेंटल में ही लिखना पड़ेगा। जैसे आप एक और चीज ले लीजिए, एरिया वॉल्यूम हो गया, आप यहां पर डेंसिटी ले लीजिए। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटा क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है। तो मास क्यों, मास m, और हम बोले थे कि फॉर्मूला तब तक तोड़ें जब तक पूरा फंडामेंटल में ना आ जाए। तो वॉल्यूम फंडामेंटल नहीं है तो इसको तोड़ेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आ जाएगा। देखिए अब फंडामेंटल में आ गया तो इसको क्या कर लीजिए m और नीचे l इंटू एल होगा, क्योंकि तीनों लेंथ जैसा चीज़ है तो सबका डायमेंशन l होगा। तो यहाँ पर अगर आप डायमेंशन लिखिएगा तो m इंटू एल के पावर -3 आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर डेंसिटी था और डेंसिटी के बाद डायमेंशन ये हुआ, तो ये देखिए किसके टर्म में लिखा गया है, फंडामेंटल के टर्म में, क्योंकि मास और लेंथ एक फंडामेंटल है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, एक्सप्रेस करें या फिर कैन बी रिटेन इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नोन एज द डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड कितने टाइम्स है, जैसे कि L कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, -3 टाइम्स, और मास कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 टाइम्स। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। तो ये दोनों का डेफिनेशन एक बार हम लिखा देते हैं, फिर इस पे वापस आते हैं। तो डायमेंशन क्या हुआ, यहां पर क्या होता है डायमेंशन। डायमेंशन क्या है भैया, देख लो, ये बोला गया कि इट इज द पावर टू which fundamental physical quantity must be raised to represent a given physical quantities आर कॉल्ड, नोन एज नहीं, आर कॉल्ड लिख लो, आर, या फिर टू रिप्रेजेंट अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन। भाई ध्यान से समझ लो कि वो पावर जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो, देखो वो पावर है ना, यहां पर सिंपल सा ये जो पावर है, ये जो पावर है जो हमको क्या बता रहा है कि फंडामेंटल कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, फंडामेंटल जो है कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये जो पावर है, ये पावर ही क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। सिंपल सा है कि इट इज द पावर टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पावर है, पावर किसके टर्म में लिखा गया, फंडामेंटल में, और वो कितना रेज है, कितना टाइम्स हो रहा है, टू रिप्रेजेंट अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो जो पावर है वही क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला किसका हो गया, डायमेंशन का हो गया। इसी तरीका से डायमेंशनल फॉर्मूला का क्या होगा अपना, डायमेंशनल अगर फॉर्मूला की बात करें डेफिनेशन तो उसको भी लिख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई, डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर देख लो, डायमेंशनल क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो सिंपल सा बोला गया कि एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी known as dimensional formula,
नोन एज डायमेंशनल फार्मूला। आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, अगर उसको रिप्रेजेंट किए, एक्सप्रेस किए किसके टर्म में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, तो समझ जाइए कि वो जो रिप्रेजेंट करना का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, आपका डायमेंशनल फार्मूला। और जितने टाइम्स रिपीट होता है फंडामेंटल, जो पावर ये बताता है कि कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। अब चलिए यहाँ से कुछ एग्जाम्पल कराते हैं, थोड़ा सा इसमें समझ में आएगा। जैसे कि हमको बोला गया यहाँ पर फाइंड डायमेंशन ऑफ फोर्स। हालांकि हम वापस बहुत सारा चीज़ पर आएंगे, अभी वापस शुरू से आएंगे, पर एक दो एग्जाम्पल से समझाते हैं। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, यहाँ से क्या निकालना, डायमेंशनल फार्मूला, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा, ध्यान से समझें भाई। सबसे पहला काम क्या है, फोर्स का फार्मूला लिखना। और ये फार्मूला तब तक तोड़ते रहो जब तक ये पूरा के पूरा किस में ना आ जाए, फंडामेंटल में। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए मास फंडामेंटल है पर एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, ये पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी बटा टाइम। देखिए वेलोसिटी अभी भी फंडामेंटल नहीं है, पर मास और टाइम फंडामेंटल है। तो यहाँ से आप एक काम कर लीजिए, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और बटा क्या हो जाएगा, टाइम, और फिर से क्या हो जाएगा, टाइम। अब देखिए कि यहाँ पर पूरा के पूरा फंडामेंटल में टूट गया। तो अगर आपको यूनिट लिखना हो, चाहे डायमेंशन फार्मूला लिखना हो, पहले फार्मूला आना चाहिए, और उस फार्मूला को तब तक तोड़िए जब तक फंडामेंटल में ना आ जाए। तो जैसे ही यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला लिखिएगा तो क्या ब्रैकेट में लिखा जाता है डायमेंशनल फार्मूला। अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि डायमेंशनल फार्मूला क्या है, वो ब्रैकेट में ही हमेशा लिखा जाता है। तो यहाँ पर एम के मास के जगह, क्योंकि एम एक मास है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। क्योंकि अभी सबसे स्टार्टिंग में ही बताए थे, स्टार्टिंग का थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बाद में बताए थे स्टार्टिंग का, कि मास के जगह क्या लिखा जाता है, कैपिटल एम। डिस्प्लेसमेंट के जगह एल, और टाइम के जगह क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, डायमेंशनल एम एल टी माइनस 2। अब ये डायमेंशनल फार्मूला हुआ। आपसे अगर डायमेंशनल फार्मूला ये हो गया, अब आपसे डायमेंशन पूछ रहा है, तो इसको लिखने का तरीका देखिएगा। यहाँ पर ऐसे पूछेगा कि डायमेंशन, अगर आपसे डायमेंशन पूछा तो ऐसे लिखना है कि डायमेंशन, लिखने का तरीका सीख लें। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। भाई सिंपल सा लॉजिक है कि डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखने का तरीका क्या है कि जो भी पावर है उतना 1 इन मास, देखिए मास के पावर 1 है, लेंथ के पावर 1 है, तो 1 इन लेंथ हो गया, एंड -2 है तो -2 इन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है ना। तो ये लिखने का तरीका है लैंग्वेज में। अगर आपसे कोई डायमेंशन पूछ रहा है तो डायमेंशन लिखने का तरीका ये है, और डायमेंशनल फार्मूला लिखने का तरीका ये। अगर आप ब्रैकेट में लिखते हैं तो आपका क्या हो जाता है, डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है। लेकिन अगर इसी चीज को आप लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं, तो इस तरीका से एक्सप्रेस करते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, डायमेंशन हो जाता है। तो ये आपका क्या था, यूनिट था। यूनिट के बारे में पहले बता चुके थे, यूनिट का सिस्टम ऑफ यूनिट भी बता चुके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट भी बता चुके, डायमेंशन भी समझा चुके कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है। डायमेंशन क्या है, सिंपल सा एक बार हम वापस रिपीट करते हैं। डायमेंशन क्या है कि वो पावर जो ये बताए कि कितने टाइम्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रिपीट हो रहा है दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी में, या डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में बोल सकते हो। तो इस तरीका से बोला जा सकता है कि दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब वो पावर ही हमको बताता है कि कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वो पावर कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला। और ब्रैकेट में उसी को लिख देंगे तो वो कहलाता है जो पावर है वो क्या कहलाता है, डायमेंशन, और ब्रैकेट में लिखना क्या कहलाता है, डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और भी क्या क्या होता है इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा एक और क्वांटिटी जो पीछे ही बताना चाहिए, पर यहाँ पर बताते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिर हम लोग टोटल फार्मूला जितने भी होता है, अपना टोटल टर्मिनोलॉजी जितने भी होता है फिजिक्स में, सारे टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर बोला गया कि दोज फिजिकल क्वांटिटी आर obtained by using
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर ऑब्टेन्ड, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, विच आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर obtained by using fundamental physical quantity known as derived physical quantity। यहाँ पर बोला वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम किससे ऑब्टेन करेंगे, फंडामेंटल से, तो उसको क्या कहेंगे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। एंड यहाँ पर इस तरीका से अगर देखना चाहो, जैसे एग्जांपल के लिए समझाते हैं, जैसे मान लिया जाए आप वेलोसिटी ले लीजिए, तो वेलोसिटी एक कैसा क्वांटिटी है ये चेक करना है, तो हम देख लेते हैं वेलोसिटी क्या का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और बटा क्या होता है, टाइम होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है, फंडामेंटल है, टाइम भी कैसा है, फंडामेंटल है, तो क्या ये फंडामेंटल से मिलकर बना है, हाँ, तो इसको क्या कहेंगे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डीपीक्यू, ये क्योंकि ये किससे यूज होकर बना है, फंडामेंटल से। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को मीटर और टाइम को सेकेंड, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिराइव। जो भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग जो भी यूनिट आता है उस यूनिट को क्या बोला जाता है, डिराइव्ड यूनिट बोला जाता है। सिंपल सा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के अगर फेवर में अगर उसके करस्पॉन्डिंग में जो भी यूनिट आता है उसको डिराइव यूनिट कहते हैं। जैसे अगर हमसे यहाँ पर बोला जाए कि बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पर बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि पूरा का पूरा फंडामेंटल में हमको तोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर क्या ये फंडामेंटल से बना है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, तो ये फंडामेंटल यूज होकर बना, तो इसको क्या कहेंगे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं अगर वो फंडामेंटल को यूज करके बनाया गया है तो उसको क्या कहते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और इससे यूनिट जो बनता है, इससे यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जितने भी टर्मिनोलॉजी होगा सारे के बेसिस पे अपना एसआई सिस्टम पे एमकेएस हो गया, एफपीएस हो गया, जितने भी हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े सबका यूनिट लिखेंगे एंड डायमेंशनल फार्मूला भी लिखेंगे। क्लियर है? डायमेंशनल फार्मूला भी लिखेंगे। हाँ भाई, तो हम लोग सबसे पहला जो टर्म आता है इसमें, वो पहला टर्म क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, या डिस्टेंस बोल दो, जो भी बोल दो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो गया, या पोजीशन बोल दो, सब एक ही टर्म है। तो डिस्प्लेसमेंट का सबसे पहले अगर हम एफपीएस सिस्टम में लिखें तो डिस्प्लेसमेंट एफपीएस सिस्टम में ये खुद फंडामेंटल है, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या हम फुट में लिख सकते हैं, तो इसका जो अगर हम ऐसा मतलब एफपीएस सिस्टम में यूनिट लिखें तो यूनिट कितना हो जाएगा, फुट हो जाएगा। यही अगर सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर एमकेएस सिस्टम में लिखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, इसमें मीटर हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ये बता चुके हैं कि एमकेएस में लेंथ जैसा चीज़ को क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं। और एसआई सिस्टम में भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और डायमेंशनल फार्मूला, डीएफ का मतलब डायमेंशनल फार्मूला, क्या एल आएगा कि नहीं आएगा यहाँ। तो ये क्या हो गया, पहला टर्म क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का। उसी तरीका से सेकेंड टर्म क्या आ गया, मान लेते हैं थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एरिया आ जाएगा। तो एरिया क्या लिखा आएगा, एरिया, तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ताकि यूनिट हम आसानी से लिख सके। क्योंकि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर यूनिट लिखना हो या फिर डायमेंशन लिखना हो तो सबसे पहला काम उसका फॉर्मूला लिखें, और फॉर्मूला को तब तक तोड़े जब तक वो फंडामेंटल में ना आ जाए। जैसे देखो लेंथ कैसा है, फंडामेंटल है, ब्रेथ भी क्या लेंथ जैसा चीज़ है तो फंडामेंटल ही है। तो एरिया को यहाँ पर देखो दोनों फंडामेंटल में हो गया। तो जब इसका एफपीएस सिस्टम में लिखोगे तो कितना आएगा बोल दो, तो यहाँ पर आ जाएगा फुट और इंटू फुट, क्या फुट स्क्वायर आ जाएगा। सीजीएस में अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और एमकेएस में लिखोगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एंड एसआई में भी क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एंड डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा भैया, एल स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखें, ये मतलब क्योंकि यहाँ पर लेंथ जैसा चीज़ है तो लेंथ जैसा चीज़ में डायमेंशनल फार्मूला में एल लिखा जाता है, तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा।
उसी तरीके से तीसरा टर्म क्या आता है, वॉल्यूम आता है। भाई हर टर्म करेंगे, टेंशन ना लो, ऐसा सर ये बहुत इजी से चल रहे हैं, बिल्कुल हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, A to Z बताना चाहते हैं। बिल्कुल जितना भी टर्म फिजिक्स में यूज होता है सारा टर्म का हम यहाँ पर लिखेंगे। देखना वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। क्या ये फंडामेंटल में टूट गया, बिल्कुल टूट गया फंडामेंटल में। तो अगर ये फंडामेंटल में टूट गया भैया, तो यहाँ पर एक काम कर लो, एफईएस सिस्टम में लिख लेते हैं, एफईएस सिस्टम में। तो क्या ये फुट हो जाएगा, तो फुट का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। सीजीएस सिस्टम में अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, सीजीएस सिस्टम में आप देखेंगे तो सेंटीमीटर का क्यू आ जाएगा। और एमकेएस में क्या आ जाएगा, तो एमकेएस में भी मीटर क्यू आ जाएगा। और एसआई सिस्टम में भी क्या आ जाएगा, मीटर क्यू आ जाएगा। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, L3 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सारा डायमेंशन A to Z लिखेंगे। इसमें जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो एफपीएस सीजीएस लिखेंगे, लेकिन किसी लिमिट के बाद, मतलब ऐसा नहीं कि सबका जरूरी होता है एफपीएस और सीजीएस, कुछ ही तक का जरूरी होता है। मैक्सिमम यूज क्या होता है, एसआई सिस्टम होता है, तो एसआई पे तो फुल काम करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एरिया वॉल्यूम हो गया, यहाँ पर आप बात कर लेते हैं डेंसिटी का। तो डेंसिटी का सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्योंकि फंडामेंटल में तोड़ना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब फंडामेंटल में टूट गया, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं यूनिट। एफपीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, तो मास को क्या लिखा जाता है, मास को लिखा जाता है एफपीएस सिस्टम में पाउंड, और यहाँ पर आ जाएगा फुट का क्यू। इस तरीका से आ गया एफपीएस सिस्टम में। आप सीजीएस सिस्टम में अगर देखेंगे तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, मास को लिखते हैं ग्राम, यहाँ से मास, और फुट को क्या लेंथ को क्या सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा यहाँ पर। और अगर आप नीचे इससे लिखते हैं एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस लिखे तो यहाँ पर आ जाएगा केजी और पर मीटर क्यू आ जाएगा। एंड एसआई में भी सेम आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यू आ जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला का बात किया जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला m और L-3 आएगा, क्योंकि नीचे L3 है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। मतलब इतना सारा चीज हर टर्म के लिए आना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो। मेनली रूप से हम लोग ये पढ़ते हैं, ये ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ टर्म ये भी पढ़ते हैं। एमकेएस तो इसी का मॉडिफाइड है, तो बोल दो एसआई चाहे एमकेएस, बात तो बराबर है। क्योंकि एमकेएस एक जगह पे जाके, जैसे 4 टर्म एक्स्ट्रा है एसआई में, तो जैसे ही 4 टर्म एक्स्ट्रा आएगा एमकेएस लिख ही नहीं सकते, ना सीजीएस लिख सकते हो, ना एफपीएस लिख सकते हो। वहां पर सिर्फ क्या लिख सकते हो, एसआई टर्म लिख सकते हो। खैर यहाँ पर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गया डेंसिटी, यहाँ पर क्या आ गया, डेंसिटी आ गया। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है भैया, उसका फॉर्मूला लिख लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए फंडामेंटल में टूट गया, अब यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फंडामेंटल में टूट गया तो एफपीएस सिस्टम में क्या होगा, यूनिट। तो ऑब्वियस है डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, फुट लिखेंगे, और टाइम को क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे। ऊपर से सीजीएस में क्या हो जाएगा, तो सीजीएस में आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर होगा और पर सेकेंड होगा। उसी तरीक़ा से एमकेएस में क्या होगा, एमकेएस में देखेंगे तो ये मीटर होगा और पर सेकेंड होगा। और यहाँ पर एसआई सिस्टम में भी देखेंगे तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। एंड यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या होगा, एल और t-1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे t है और ऊपर में -1 है। अच्छा एक बात और, ऐसा नहीं कि रेगुलर बताते जा रहा है तो आप भी बनाते जाइए रेगुलर। यहाँ पर क्या करना है कि जब भी हम अगला टर्म लिखें उसका फॉर्मूला तक के देखें कि क्योंकि अभी पूरा फिजिक्स तो आप लोग पढ़े नहीं है, तो फॉर्मूला लगभग का पता नहीं होगा। अभी तक का तो पता होगा, पर आगे जैसे जैसे जाएंगे आपको पता नहीं रहेगा। तो आप फॉर्मूला तक देखें और उसके बाद खुद से इतना बनाएं, ठीक है। फिर बाकी के फिर बाद में अपना सॉल्यूशन देखें, ठीक है। चलिए यहाँ पर वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। फंडामेंटल में अभी नहीं टूटा है तो इसको लिख दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक और टाइम था, अब फंडामेंटल में टूट गया। तो चलिए एपीएस सिस्टम में इसका यूनिट बता दीजिए, तो आपका आ जाएगा फुट, और यहाँ पर आ जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट लिखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, और अगर आप एमकेएस में चाहते हैं तो मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और अगर एसआई में चाहते हैं तो सेम यूनिट होगा, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एल टी माइनस 2। और एक बात और बता दें, डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब अभी से शुरू से 20 तक के मुंह पर होना चाहिए। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला रट लो, क्योंकि ये 20 आगे जाके डायरेक्ट यूज होता है। तो कोशिश ये करना है कि पहला 20 तक के डायमेंशनल फॉर्मूला मुंह पर होना चाहिए, बिना फॉर्मूला लिखे हम डायरेक्ट याद कर लें। चलिए, एक्सेलरेशन के बाद क्या आता है, मोमेंटम आता है। मोमेंटम आता है, तो मोमेंटम से रिलेट करके हम लोग करते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है, जो कि फंडामेंटल में नहीं है। तो इसको हमको पहले फंडामेंटल में तोड़ना होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कई लोग बोल रहे हैं सर फंडामेंटल क्या, फंडामेंटल हम पिछले लेक्चर का जो वीडियो है उसमें हम बता चुके हैं। पिछले लेक्चर का वीडियो में जो फंडामेंटल था क्या क्या था, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मास था, लेंथ था, टाइम था, टेम्परेचर था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, लुमिनस इंटेंसिटी था, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी था। तो ये मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। देखो यहाँ फंडामेंटल में टूट गया, तो यहाँ से एपीएस सिस्टम में लिखते हैं। तो एपीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, तो मास को क्या लिखा जाता है बच्चों, पाउंड लिखा जाता है। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बच्चों, फुट और पर सेकेंड हो जाएगा टाइम को। तो फुट पाउंड सेकेंड पर सेकेंड, फुट पाउंड पर सेकेंड हो गया। उसी तरह आप सीजीएस में क्या लिखेंगे, तो सीजीएस में हो जाएगा बच्चों ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और उसी तरीका से आप एमकेएस में लिखेंगे, तो एमकेएस में क्या हो जाएगा, ग्राम के जगह किलोग्राम हो जाएगा, और सेंटीमीटर के जगह मीटर हो जाएगा, और पर सेकेंड हो जाएगा। उसी तरीका से एसआई तो सेम ही होगा भाई, देखना है कि किसके जगह पे क्या रखना है। तो ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा बच्चों। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला देख लें, एम एल टी माइनस 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रटना है भाई, एम एल टी माइनस 1, ध्यान रखना। तो ये आ गया एम एल टी माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बोला गया, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जैसे एक और यहाँ पर लिखते हैं इम्पल्स, ये आपको नहीं आता होगा। इम्पल्स शायद आता भी होगा कई बच्चों को नहीं आता होगा। तो ये है फोर्स इनटू टाइम। यहाँ पर क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो ये काम करें, फोर्स तो नहीं पता है सर, फोर्स को क्या करें, तो इससे पहले क्या करें, एक फोर्स का निकाल लेते हैं। बस इसको थोड़ा देर के लिए याद रखना, क्योंकि इसमें कुछ बताना है हमको, इसलिए इम्पल्स और इसमें कुछ रिलेशन होता है वो बताना है हमको। बस इतना याद रखना, एम एल टी माइनस 1। पहले हम लोग फोर्स का कर लेते हैं, फोर्स। हाँ भैया, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। भैया मास तो फंडामेंटल है, पर एक्सेलरेशन क्या फंडामेंटल है क्या, नहीं। तो आप फंडामेंटल में तोड़े, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, अभी भी फंडामेंटल नहीं है। तो मास इनटू वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लिख सकते हो, टाइम लिख सकते हो। अब फंडामेंटल में टूट गया, तो भाई आप एफपीएस में बता दो क्या होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हो टाइम का स्क्वायर होगा, केजी मीटर पर सेकेंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी फुट है ना, एपीएस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाउंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुट, और टाइम का क्या लिख सकते हो, सेकेंड का स्क्वायर लिख सकते हो। उसी तरह सीजीएस सिस्टम में क्या लिख सकते हो, सीजीएस में लिख सकते हैं आप, यहाँ पर हो जाएगा ग्राम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, एंड पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, खास बात है क्या, अब यहाँ पर डिफाइन किया गया कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 डायन कहते हैं। डायन वो वाला डायन नहीं, ये डायन अलग है ना, ध्यान से समझना। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, 1 डायन कहते हैं। इसको सीजीएस में फोर्स का अगर यूनिट पूछा जाए तो ये वाला ना बोलकर हम लोग ये बोलते हैं कि उसका यूनिट क्या होता है, डायन होता है। उसी तरीके से सीजीएस में अगर हम लोग बात करें, सीजीएस में हो गया, तो अब हम लोग किस में बात करते हैं, एमकेएस में बात करते हैं। तो एमकेएस में क्या हो जाएगा, तो एमकेएस में यहाँ पर ग्राम को क्या लिख सकते हो, केजी लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, मीटर लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो। उसी तरीका से एसआई में क्या लिखोगे, इसको हटा देते हैं इधर, थोड़ा सा अच्छा से दिखाई देगा। एसआई में क्या लिख सकते हो, उस चीज़ को मेनली हमको एसआई और सीजीएस ही चाहिए, एमकेएस भी बहुत कम चाहिए। तो एसआई सिस्टम में क्या होगा, एसआई सिस्टम में आप देखें आप, तो एसआई में भी क्या होगा, केजी होगा एसआई सिस्टम में, एंड मीटर होगा, और पर सेकेंड स्क्वायर होगा। पर आप देखिए क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को यहाँ पर बोला गया 1 न्यूटन।
क्या बोला गया है? 1 न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। सबको पता होगा कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यहीं से डिफाइन किया गया है न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर क्या डिफाइन किया गया है? न्यूटन डिफाइन किया गया, 1 न्यूटन, ठीक है। चलो, तो यहाँ से ऐसा सिस्टम आ गया। उसके बाद हमको डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। तो डायमेंशनल फार्मूला सिंपल सा, यहाँ से देख लो। यहाँ से क्या होगा? एम होगा, डिस्प्लेसमेंट का एल होगा और टी माइनस 2 हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला है भाई, रट लेना फोर्स का, एम एल टी माइनस 2। कोई भी बोलेगा कि बताओ फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो एम एल टी माइनस 2, क्योंकि ये फोर्स एक ऐसा टर्म है कि लगभग जगह यूज होता है, तो इसलिए इसका यूज, इसका एप्लीकेशन हम डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला वहां पे लिख के कर लेते हैं। चलिए भाई, और आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं इम्पल्स, यही बात कर लेते हैं इम्पल्स का। इम्पल्स क्या होता था भैया? इम्पल्स होता था फोर्स इनटू क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। तो भाई यहाँ पर फोर्स था, तो सबसे पहले या तो इसको क्या कर लो, पूरा फंडामेंटल में तोड़ दो। यहाँ पर फोर्स को क्या लिख सकते हो? फोर्स को क्या लिख सकते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। और मास, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू टाइम। और यहाँ पर वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम इंटू टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, देख लीजिए एक। तो मास, डिस्प्लेसमेंट और बटा में क्या बचा? टाइम बचा। तो सबसे पहले आप अगर एफपीएस सिस्टम में लिखें तो एफपीएस सिस्टम में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मास की जगह क्या हो जाएगा? पाउंड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो जाएगा? फुट हो जाएगा। एंड टाइम की जगह क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा भाई। तो पाउंड, फुट एंड पर सेकेंड आ जाएगा। उसी तरह आप सीजीएस सिस्टम में लिखे तो सीजीएस सिस्टम में एक काम करें, सीजीएस सिस्टम में आप यहाँ से भी लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर यहाँ से लिखने से ज़्यादा फायदा है डायरेक्ट यहाँ से लिखना। फोर्स का सीजीएस में क्या लिखा जाता है? डायन। और टाइम को क्या लिखा जाता है? सेकेंड। तो यह आपका हो गया डायन सेकेंड। अगर सीजीएस में कोई पूछे इम्पल्स का यूनिट क्या होता है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या? डायन सेकेंड। और नहीं तो यहाँ पर और करके ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से मास को क्या लिखा जाएगा? ग्राम, डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर और पर सेकेंड। भाई सेम है ये दोनों, पर मोस्टली यूज ये होगा। अगर सीजीएस में पूछा जाएगा तो ये वाला यूज होता है। उसी तरीका से अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर एम के एस में, एम के एस में, तो एम के एस में आप क्या लिखेंगे? तो एम के एस में यहाँ से मास को क्या लिखेंगे? केजी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को मीटर और टाइम को क्या? पर सेकेंड। हालांकि इसको भी 1 न्यूटन के यहाँ पर न्यूटन सेकेंड भी बोला जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि इसी को लिखा जाता है ना न्यूटन सेकेंड। हमारे सिलेबस में तो एमकेएस यूज होता नहीं है ज़्यादा, हम लोग में क्या यूज होता है? एसआई होता है, जो कि एमकेएस के मॉडिफाई है। तो बोल दो न्यूटन सेकेंड भी बोल सकते हो यहाँ पर, ऐसा नहीं सर यहाँ पर तो एसआई होगा। तो भाई एसआई में भी तो यही होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। तो असलियत में केजी मीटर पर सेकेंड को न्यूटन सेकेंड बोला जाता है। एसआई सिस्टम में क्या होगा? एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में हम लोग जानते हैं फोर्स का यूनिट होता है कितना? न्यूटन, और टाइम का कितना होता है? सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला पे अगर हम लोग बात करें तो देख ले, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अभी बोले कि रट लो, बहुत ज़्यादा काम आता है, mlt-2 और टाइम का t, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? mlt-1। देखिए डायमेंशनल फार्मूला किसका आ गया? इम्पल्स का कितना आ गया? mlt-1। फोर्स का अगर डायमेंशनल फार्मूला हमको आता है तो फोर्स का क्या लिखेंगे? mlt-2 एंड इनटू टाइम है तो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पर आ जाएगा mlt-1। क्लियर है? चलिए यहां पर एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखने को मिला भाई। अगर क्या डायमेंशन से क्या ये बताया जा सकता है कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले अगर हम लोग मोमेंटम पे जब चर्चा कर रहे थे तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला भी कितना था? mlt-1। और यार इम्पल्स का भी क्या है? इम्पल्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? mlt-1। तो भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है ना भाई। अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला बता दें तो क्या हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता सकते हैं क्या? नहीं, डायमेंशनल फार्मूला हम नहीं बता सकते हैं। हम लोग डायमेंशनल फार्मूला जो है देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा ये फिजिकल क्वांटिटी है। मोमेंटम भी हो सकता है, इम्पल्स। तो यहाँ पर ऐसा लिखा जा सकता है कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो एक पॉइंट के फॉर्म में कि क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि क्या अगर फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट हो, क्या उसका
डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पर लिख सकते हो कि टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम, यहां पर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब कैन मतलब हो सकता है ना, ऐसा नहीं, मे भी लगा सकते हो। टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मे बी, मे और मे नोट बी सेम डिफरेंट डायमेंशनल, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि होगा हमेशा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा, हमेशा होगा। ठीक है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है? चलिए इसी पॉइंट को हम लोग को बताना था। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए फोर्स आ गया, इम्पल्स आ गया। अब हम लोग चलते हैं वर्क। देखिए वर्क हो गया, चाहे आप ले लीजिए एनर्जी, बात बराबर, चाहे वर्क हो चाहे क्या हो एनर्जी, इससे दोनों से काम सेम निकलता है। जैसे वर्क क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों वर्क और चाहे एनर्जी, एनर्जी में क्या हो गया, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ले लीजिए, है ना, काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ले लीजिए, यहाँ पर और भी बहुत सारा एनर्जी ले लीजिए। तो ढेर सारा एनर्जी का जो होगा ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो होगा, तो ध्यान से देखना कि जैसे ये फोर्स है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले कंप्लीट अपना फंडामेंटल में तोड़ेंगे, तो फोर्स को क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन एंड इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या होगा, मास, एक्सेलरेशन को क्या लिखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और मास वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर होगा। तो भाई बोला, बताओ एफपीएस सिस्टम क्या होगा। भाई एफपीएस सिस्टम में क्या लिख सकते हो, तो मास का क्या लिखा जाएगा भाई, बता दो, पाउंड, एंड डिस्प्लेसमेंट को क्या होगा, फुट का स्क्वायर हो जाएगा, टाइम का क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर होगा। क्लियर है? उसी तरीका से अगर आपको सीजीएस में लिखना है, तो भाई सीजीएस में तो एक तो ऐसे एक एक करके बैठा दो, या तो डायरेक्ट लिख दो ना। यहाँ पे सीजीएस में क्या लिख सकते हो, डायन सेंटीमीटर, और 1 डायन सेंटीमीटर बराबर डिफाइन किया गया, यहाँ पर ऐसे डिफाइन किया गया, 1 डायन सेंटीमीटर बराबर 1 अर्ग, ERG, अर्ग। मतलब अब जो यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट जो हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी सीजीएस यूनिट हो जाएगा, वर्क ले लो चाहे एनर्जी ले लो, उसका क्या होगा, अर्ग होगा। मतलब 1 डायन सेंटीमीटर बराबर अर्ग। उसी तरीका से एम केस में आप क्या लिख सकते हो, एम केस में, तो एम केस में क्या होगा, एम केस में फोर्स का जो होगा वो फोर्स का क्या लिखा जाएगा, न्यूटन लिखा जाएगा। भाई एम केस हो चाहे ऐसा हो, न्यूटन ही लिखा जाता है, क्योंकि बात तो बराबर है, न्यूटन मीटर होगा। तो यहां पर डिफाइन क्या हुआ, 1 न्यूटन मीटर बराबर, यहां से क्या डिफाइन कर सकते हो, 1 जूल। यहां पर क्या डिफाइन हुआ है, 1 जूल, है ना। सेम कहानी क्या एसआई के लिए भी होगा। अगर यहां पर ध्यान से देखें तो सेम कहानी किसके लिए होगा, एसआई सिस्टम के लिए। तो एसआई के लिए क्या होगा, यहां पर देखें न्यूटन होगा, क्योंकि भाई दोनों तो बराबर है ना, एम केस को मॉडिफाई करके किया गया है। तो यहाँ न्यूटन और यहाँ पर क्या होगा, मीटर होगा। तो यहाँ पर क्या डिफाइन हुआ, 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या हो गया, 1 जूल हो गया। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट जो होगा 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या हो गया, 1 जूल होगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला, भाई डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, बोले थे ना फोर्स इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखो कई चीजें बन जाएंगे। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mL/t-2 होता है। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, L होता है। तो आप यहां से देख लें mL/t-2। तो यहां से ये भी याद रखना, हम बोल चुके हैं कि पहला जो 15-20 होता है, पहला जो कितना होता है, 15-20 होता है, वो आपको याद रखना है। पहला जो 15-20 होता है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना होगा। क्लियर है? चलिए ये आ गया वर्क पावर का। और भी ढेर सारा जितने भी टर्म है, सारे टर्म को हम लिखाते जाते हैं, उस टर्म पे हम लोग काम करते जाएंगे। जैसे कि वर्क हो गया, एनर्जी भी हो गया, क्योंकि एनर्जी भी यही होता है। इससे रिलेट करके देख लें आप पावर, क्या करें, पावर। पावर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वर्क और बटा में क्या हो जाएगा, टाइम, या फिर एनर्जी बटा टाइम, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, फोर्स
और इनटू क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और बटा में क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। अच्छा इसको फंडामेंटल में तोड़ लें, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, और बटा में क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। उसी तरीका से मास यहाँ पर एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो वेलोसिटी, और बटा टाइम इंटू टाइम, और इंटू क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, अभी भी फंडामेंटल में नहीं टूटा है। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट, और इंटू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, और बटा में क्या आ जाएगा टाइम इंटू टाइम आ जाएगा, इंटू फिर से टाइम आ जाएगा, एक और टाइम आ जाएगा। तो भैया एफपीएस सिस्टम आसानी से लिख सकते हो। हाँ अब लिखाने का कोई मतलब नहीं है, लिखाने का तरीका सीख लिए, खुद से एफपीएस सिस्टम अब लिखते जाना है। पावर का एफपीएस सिस्टम खुद से, मास को पाउंड, डिस्प्लेसमेंट को फुट का स्क्वायर, और नीचे सेकंड का क्यू आप लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट अपने काम पे आते हैं जो यूज होता है, जैसे सीजीएस सिस्टम में इसका यूज करते हैं। सीजीएस सिस्टम में इसका क्या होगा देखिएगा ध्यान से। सीजीएस सिस्टम में अगर इसमें हम लोग देखें तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है देखें, यहां पर होगा फोर्स का क्या होगा डायन, और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ गया सीजीएस सिस्टम में पावर का। उसी तरह एम केस में क्या होगा, एम केस में क्या होगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड, और इसी को कहा जाता है वॉट भाई एम केस में। या फिर इसी को ले लें, एम केस ना लेकर क्या लें, यहाँ पर एसआई ले लें, एसआई भी ले लें तो भी क्या सेम होगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ही क्या कहते हैं वॉट, इसको क्या कहते हैं वाट। भाई सिंपल सा लॉजिक है, तो अपना यहाँ पर कर सकते हो। तो मेनली हमको जो जरूरी पड़ता है भाई जो ऐसा ही है वही तो एम केस है। हाँ एम केस जो होगा वो तो ऐसा ही होगा, जो ऐसा ही है वो एम केस हो हर बार, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एसआई में 4 टर्म एक्स्ट्रा भी जुड़ गया है। एसआई में 4 टर्म जो है एक्स्ट्रा भी जुड़ गया है, तो जो 4 टर्म एक्स्ट्रा जुड़ा है वो एम केस थोड़ी ना हो सकता। तो याद रखना जो भी एम केस है वो तो ऐसा ही हो, ऐसा भी बोल सकते हो, जैसे ये वाला है तो ऐसा भी बोल सकते हो, पर इसका हर वाला, इसका हर टर्म जो भी आएगा आगे जो भी करेंगे वो एम केस नहीं हो सकता। तो मेनली हम ये दोनों पे काम करेंगे एंड डायमेंशनल फार्मूला पे काम करेंगे। तो चलिए डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर आप देखेंगे तो फोर्स का होता है ml t-2 और डिस्प्लेसमेंट का l और टाइम का t होता है। तो आप यहाँ से देखें तो क्या होगा ml2 और माइनस क्या हो जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला फॉर पावर के लिए आ जाएगा। तो ये किसका हो गया डायमेंशनल फार्मूला, पावर का आपका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। चलिए हम लोग और आगे स्टार्ट करते हैं और भी टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पावर हो गया आपका, और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं पावर के बाद क्या होगा। पावर डेंसिटी ऑलरेडी करा चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया क्या प्रेशर, क्या आ जाएगा प्रेशर आ जाएगा, है ना। फोर्स से रिलेट करके जो भी होगा तो ये क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। भाई सबसे पहले यूनिट लिखने के लिए फॉर्मूला आना चाहिए। हाँ हमको पता है कि अभी फॉर्मूला पूरा नहीं पढ़ा हुआ है तो कहीं पे दिक्कत होगा, पर अगर फॉर्मूला आ जाए तो यूनिट लिखने आना चाहिए। चलिए सीजीएस में इसका यूनिट बता दीजिए। तो सीजीएस में इसका क्या हो जाएगा डायन हो जाएगा, और यहाँ पर एरिया को क्या लिख सकते हो भाई, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो सीजीएस में, क्योंकि ऑलरेडी करा चुके हैं। तो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीका से एम केस ना लिखकर एसआई लिख रहे हैं, क्योंकि एसआई और एम केस बात बराबर है। तो एम के एस में क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा एंड डायमेंशनल फार्मूला होगा, क्योंकि मेनली अपने सिलेबस में यही 3 चीज यूज होगा, यही 3 चीज पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का क्या होता है ml t-2 और नीचे क्या एल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो एक से एक कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो ml-1 t-2। देखिए कितना आसानी से और जल्दी से बन गया। उसी तरीका से फोर्स से रिलेट करके और क्या आता है, तो फोर्स से रिलेट करके आता है टॉर्क, जो कि आप लोगों को पता नहीं होगा। तो टॉर्क क्या होता है, तो सिंपल सा यहाँ पर r क्रॉस f होता है, यहाँ पर फिर से r क्रॉस f होता है, जो कि आप लोग को क्रॉस से अभी कोई लेना देना नहीं। r का मतलब ऐसा मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइप का चीज है तो पोजीशन वेक्टर, पर आप डिस्प्लेसमेंट टाइप का चीज मानिए। और f का मतलब क्या मान लीजिए फोर्स मान लीजिए, और क्रॉस का मतलब अभी आपको मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर क्या आ गया है फोर्स आ गया है। तो फिर तो वही उसी जैसा चीज हो गया। तो आप यहाँ पे सीजीएस अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं न्यूटन, सॉरी सीजीएस में क्या हो जाएगा डायन और यहां से हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसको जूल अर्ग मत लिख दीजिएगा, टॉर्क का यूनिट अर्ग नहीं होता है।
एनर्जी और वर्क का होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्या CGSI सिस्टम या फिर यूँ मान लो लीजिए कि MK सिस्टम, बात बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जूल मत लिख दीजिएगा, ये अलग है, ये टॉर्क है। टॉर्क में इसका यूनिट जूल नहीं होता। देखिए हम इसलिए पहले बोल चुके थे कि अगर आपका जो है आपका डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है। देखिए सेम यूनिट तक का आ रहा है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला छोड़ दीजिए, सेम यूनिट तक आ रहा है, तो SI क्या हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, R का क्या होता है L, और फोर्स का क्या होगा mLT-2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा mL2T-2 आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द टॉर्क आ गया। ठीक है, उसी तरीका से हम लोग देख लेते हैं टॉर्क आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, टॉर्क आ गया। ठीक है, उसके बाद हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किसको कहते हैं, थीटा को कहते हैं, थीटा एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। सीधा सीधा चलो तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और जब घूमता है तो वो उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, थीटा को। तो भाई थीटा को तो डिफाइन पहले भी कह चुके थे, ये थीटा है और ये क्या है मेरे लिए, आर्क है, और ये रेडियस है। तो थीटा क्या होता है, आर्क बटा क्या होता है, रेडियस। तो इसका अगर हम लोग देखें, इसका CGS नहीं होता, सिर्फ SI होता है। तो SI क्या हो जाएगा, इसका SI यूनिट होता है रेडियन। पर कैसे सर, ये एक्सेप्शन है, आपको रटना पड़ेगा। आर्क क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, लेंथ जैसा चीज है, देखिए, और रेडियस भी लेंथ जैसा चीज है। तो दोनों अगर SI में मीटर मीटर है तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो गया सर, आप यूनिट लिख दिए। यूनिट एक एक्सेप्शन है, आपको रटना पड़ेगा इसका रेडियन। हाँ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कोई पूछेगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला सीधा लिख सकते हैं m0 L0 T0। भाई यहाँ पर एक पहला ऐसा ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है पर डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला होने के लिए यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए, ऊपर भी मीटर है नीचे भी मीटर है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया। यहाँ पर भले ही यूनिट एक्सेप्शनल माना गया है जिसका है रेडियन, पर डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ भी नहीं होगा, m0 L0 T0। तो यहाँ से एक अलग पॉइंट फिर से निकल के आया, क्या निकल के आया कि यहाँ पर अगर है कोई पूछे क्या कि क्या ऐसा यूनिट यहाँ पर क्या जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता हो, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला 0 हो, क्या उसका यूनिट हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखिए यहाँ पर लिख सकते, सेम फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी आर एग्जिस्ट, यस और नो। तो यस, हाँ भाई एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर देखो क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, क्या नहीं, पर क्या यूनिट एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ। तो हम कह सकते हैं कि इफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है फिजिकल क्वांटिटी का एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, तो क्या यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी आर एग्जिस्ट करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। देखिए जैसे कि ये आ गया। इसी तरीक़ा से आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये सॉलिड एंगल, ये प्लेन एंगल हो गया। उसी तरीक़ा से आप सॉलिड एंगल को भी लिख सकते हैं। सॉलिड एंगल में भी क्या होता है, सॉलिड एंगल में भी इसका सिर्फ SI यूनिट होता है। SI यूनिट क्या होता है, अस्टेरेडियन होता है, अस्टेरेडियन होता है भैया, इसका क्या होता है, अस्टेरेडियन होता है। पर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 L0 T0। क्योंकि यहाँ पर जब फॉर्मूला लिखाए थे, याद कीजिएगा, एरिया बटा R स्क्वायर, तो ऊपर भी मीटर स्क्वायर है नीचे भी मीटर स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैंसिल हो जाएगा, यूनिट नहीं होना चाहिए, पर फिर भी एक्सेप्शनल है, अस्टेरेडियन यूनिट है, एंड डायमेंशनल फार्मूला तो होगा नहीं होगा। तो ऐसा दो क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला तो नहीं है पर यूनिट है, डायमेंशनल फार्मूला नहीं है पर यूनिट इसका प्रेजेंट है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे हाँ भाई, तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर देखें एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? तो एंगुलर वेलोसिटी को यहां से थोड़ा टर्मिनोलॉजी टफ होगा जो आपको नहीं पता होगा। तो ओमेगा को सिंपल सा, हालांकि इसको डिफाइन और भी अच्छा से किया जाता है, पर हम यहाँ पे एक बस यूनिट निकालने के लिए थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे, है ना, समझते हुए नहीं, क्योंकि ये चैप्टर का मतलब ये जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब ये अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। तो ये थीटा बटा टाइम होता है।
जिस तरीका से वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, एंगुलर और इसको क्या बोला जा सकता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जा सकता है। जिस तरीका से वेलोसिटी जो होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, उसी तरीका से यहाँ भी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा बटा टाइम होता है। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट यहाँ पर देखेंगे तो एसआई यूनिट ही सिर्फ इसका होगा, वो क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड होगा। पर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपल सा t-1 होगा, क्योंकि थीटा का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, t- क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीका से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एक टर्म आता है, क्या आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। और अल्फा का फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी, ये वाला, और बटा क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। एंगुलर वेलोसिटी और बटा क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, देखिए थीटा बटा क्या लिख सकते हो, टाइम, और नीचे फिर से क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा भाई। तो थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है और इसमें सीजीएस लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसका जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो सिंपल सा थीटा का तो कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। तो ये आपका किसका आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन का आ जाएगा, घूमने वाला जैसा चीज़ पे आ जाएगा। उसी तरीका से हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्या पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम बोले थे ना आगे जाकर आपको फॉर्मूला नहीं आएगा, टर्मिनोलॉजी भी नहीं समझ में आएगा, बस हमको डायरेक्ट ये रखना है कि अगर हम जिस दिन पढ़ें और जिस दिन पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जितने भी टर्मिनोलॉजी, और अगर फॉर्मूला उसको हम सीख गए, सीखने के बाद हमको यूनिट एंड डायमेंशन लिखने आना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट होता है, और मास इनटू यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर होता है, डिस्प्लेसमेंट कह दो या फिर पोजीशन वेक्टर कह दो, पोजीशन का स्क्वायर होता है। बात बराबर है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो इसका आप अगर एसआई सिस्टम लिखेंगे तो एसआई में क्या हो जाएगा, क्या केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, बस दो ही चीज़ इसका लिखना है, एसआई, सीजीएस भी लिख सकते हो, क्या यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो ml2, सिंपल सा, ये आ गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये किसका था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का था। उसी तरीका से आप फ्रीक्वेंसी का लिखें, क्या लिखें, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का है ना, आपको क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का हाँ भाई, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या जानते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t। यहाँ पर अगर देखें तो 1/t, t क्या होता है, टाइम पीरियड, मतलब फंडामेंटल है। तो सीधा सीधा इसका अगर आप ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी का आप लिखते हैं, एसआई यूनिट लिखते हैं, तो एसआई यूनिट क्या होगा, यहाँ पर एसआई यूनिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पर सेकेंड, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, सेकेंड -1, या फिर इसी को क्या लिखा जाता है, हर्ट्ज, है ना। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज से हम लोग जानते हैं। उसी तरह डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पे t-1 हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होता है भैया। तो ये इसका आ गया, हर्ट्ज आ गया, ठीक है, HERTZ होता है। उसके बाद हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आता है, एक एक करके हर टर्मिनोलॉजी को हम बता रहे हैं। फ्रीक्वेंसी के बाद आता है आपका स्ट्रेस, क्या आता है, स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं आप, स्ट्रेस को लिख सकते हैं फोर्स बटा क्या लिख सकते हैं, एरिया। भाई सेम चीज़ है, अभी थोड़ा देर पहले प्रेशर पढ़े थे, उसी तरीका से यहाँ पर भी है, फोर्स बाय एरिया। पर इसका जब पढ़ोगे स्ट्रेस के बारे में, तो ये दोनों के बीच में जो ये फॉर्मूला सेम दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। चलिए यहाँ से एसआई सिस्टम क्या हो जाएगा भैया, एसआई सिस्टम तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो डायमेंशनल जानते हैं फोर्स का mlt-2 होता है, और नीचे क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे लिए क्या आ जाएगा, ml-1 t-2 आ जाएगा। ये आ गया स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला। आप पॉज करते जाएं और सारा चीज़ का यहाँ पर लिखते जाएं, ठीक है। जैसे ये स्ट्रेस आ गया आपका, स्ट्रेस के बाद क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया।
तो आपका ये आ गया, आपके पास ये आ गया स्ट्रेन आ गया, ठीक है, ये आ गया क्या, स्ट्रेन आ गया, ठीक है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ होता है स्ट्रेन का फॉर्मूला जो होता है चेंज इन लेंथ, क्या होता है, चेंज इन लेंथ और बटा ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। हालांकि लेंथ में नहीं, एरिया में भी लिख सकते हो, चेंज इन एरिया बटा ओरिजिनल एरिया। वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हो, चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आप देखेंगे ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर होगा, ऊपर मीटर स्क्वायर होगा तो नीचे भी मीटर स्क्वायर, ऊपर मीटर क्यू होगा तो नीचे भी मीटर क्यू होगा। तो यहाँ से जो एसआई होगा वो नो यूनिट होगा, यहाँ पर नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं होगा, मतलब यूनिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। डायमेंशनल फार्मूला भी देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, नो एनी डायमेंशनल फार्मूला, मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 क्या हो जाएगा, t0 हो जाएगा। तो स्ट्रेन का कोई भी ऐसा यूनिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरीका से यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिखें। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स, यहाँ पर लिख लें यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस, यहाँ पर मॉडुलस, या फिर इसी को बल्क मॉडुलस भी ऑफ रिजिडिटी, मतलब इसको नहीं कहते हैं सेम लेकिन कहानी होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। भाई फॉर्मूला भले ये नहीं होता है पर इसका सारा चीज़ जो होगा ना वो दोनों का सेम होता है। यंग्स मॉडुलस जो है सॉलिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बल्क मॉडुलस जो है लिक्विड के लिए इस्तेमाल किया जाता है लैंग्वेज। तो यहाँ पर बोला गया क्या, फोर्स अपॉन एरिया एंड डेल्टा एल बटा ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस बाई क्या होता है, स्ट्रेन होता है। भाई ध्यान से देखें क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। तो आप देखें स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता, तो जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही यंग्स मॉडुलस कह लो या बल्क मॉडुलस कह लो। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, देखें ऐसा यूनिट होगा न्यूटन। स्ट्रेस का होता है, स्ट्रेस का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो क्योंकि फोर्स बाई एरिया होता है तो एम एल टी माइनस 2 और बटा एल स्क्वायर होगा, तो एक एल कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 होगा। तो ये आपका यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ गया, क्लियर है। तो चलिए आगे का हम लोग कार्यक्रम चालू करते हैं। यंग्स मॉडुलस, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन। तो हम लोग सरफेस टेंशन पे बात करेंगे। तो क्या होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस यहाँ से होगा सरफेस टेंशन। भाई सरफेस टेंशन क्या होता है, तो ये फोर्स बटा लेंथ होता है। भाई फोर्स बटा क्या होता है, लेंथ होता है ना। सरफेस टेंशन जो होता है फोर्स बटा लेंथ कह दो या फिर वर्क अपॉन क्या कह दो, एरिया कह दो, दोनों बात बराबर है। तो आप यहाँ से अगर ऐसा यूनिट लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डायमेंशनल फार्मूला जो हो जाएगा वो आपका यहाँ से फोर्स का होगा एम एल टी माइनस 2 और बटा एल, तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा एम टी माइनस 2, एम क्या हो जाएगा एम टी माइनस। चलिए भाई तो सरफेस टेंशन हो गया। खैर इसमें जो जितना इसमें एक होमवर्क दे रहे हैं आप लोग को, आप एसी वर्मा उठाइएगा या फिर कोई भी बुक आपके पास फिजिक्स का होगा तो या तो उसके सबसे आगे या तो उसके सबसे पीछे। एसी वर्मा में तो सबसे पीछे दिया है कि जितने भी फिजिक्स में टर्म यूज होता है वो सारा का सारा दे चुका है, उसका फॉर्मूला ढूंढें और सबका आप ऐसा ही यूनिट एंड डायमेंशन लिख के आए बचे हुए पार्ट का, ठीक है। और बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें जो बचे हुए पार्ट है सारे टर्मिनोलॉजी का हम डायमेंशनल फार्मूला लिखा देंगे, ऐसा यूनिट लिखा देंगे, तरीका सिखा देंगे कि कैसे लिखा जाता है। और इसमें से कुछ कांस्टेंट होता है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उस पर और भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क रहा, आप लोग जाएं जो भी बुक होगा उसमें से ढूंढें, एक साथ दिया रहता है फिजिक्स का जितने भी टर्म है सबका आप एसआई सिस्टम एंड डायमेंशन लिखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और एक रिक्वेस्ट आपसे हमेशा रहता है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।